बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के ऊपर कौन कौन से किस किस ने कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड किए हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह से ये यहाँ तक बात पहुँची। तो 16th सेंचुरी में बॉयल एक केमिस्ट था जो कि एसिड के बारे में कहता था कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। जबकि रोले एक साइंटिस्ट है जो कि बेसिस के बारे में बताता था कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और इनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। लेकिन ये तब की बात है जब एसिड्स और बेसिस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद नहीं थी, कोई प्रॉपर वे मौजूद नहीं था कि एसिड्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाए या बेसिस को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, या अगर हमें कैटेगराइज करना पड़ता एसिड्स और बेसिस को तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि किन कंपाउंड्स को एसिड्स कहा जाए और किन को बेसिस कहा जाए, क्योंकि जब तक कोई एक टेम्पलेट सेट नहीं किया जाना था तब तक एसिड और बेसिस का पता लगाना मुश्किल था। ये जस्ट वो प्रॉपर्टीज़ थी जो साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से देखी थी और इन एसिड्स को या बेसिस को कुछ करेक्टराइज किया था। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी जिसके ऊपर एसिड या किसी बेस को कैटेगराइज किया जा सके। एसिड और बेसिस को सबसे पहले जो कैटेगराइज किया या डिफाइन करने की कोशिश की वो आरहेनियस ने की। आरहेनियस ने ऑलमोस्ट 1884 में एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया जिसके मुताबिक एसिड्स वो चीज़ें हैं, ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स प्रोवाइड करती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें आरहेनियस एसिड्स आर दो स्पीशी जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को इंक्रीज करती हैं, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं। तो बात एक ही है, वो स्पीशी जिनको पानी में डाला जाए और वो एच आयन प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं आरहेनियस स्पीशीज, आरहेनियस एसिड्स। आरहेनियस एसिड्स की अगर एग्जांपल देखें तो आपको HCl की एग्जांपल नजर आएगी। अगर HCl को वाटर में ऐड किया जाए तो HCl जो है वो H आयन प्रोवाइड करता है और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। जब हमने HCl को वाटर में ऐड किया तो HCl ने क्या चीज प्रोवाइड की? H आयन। तो यही बात हमने आरहेनियस के एसिड को डिफाइन करते हुए पढ़ी है कि जो चीज H आयन प्रोवाइड करे, कहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो HCl को जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया गया तो इसने H आयन प्रोवाइड किए। जब H आयन इसने प्रोवाइड किए तो इसको हमने कैटेगराइज कर दिया आरहेनियस एसिड के नाम से। इसके अलावा अगर आरहेनियस बेस की बात की जाए तो आरहेनियस बेस को आरहेनियस ने इस तरह से डिफाइन किया, द स्पीशी which increases the concentration of hydroxide ion या hydroxyl ion in aqueous solution। तो इसको डिफाइन कैसे किया? जैसे एसिड को डिफाइन किया कि वो क्या प्रोवाइड करेगा? H आयन प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव आयन। जबकि आरहेनियस बेस क्या प्रोवाइड करेगी? OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा, वाटर में ऐड किया जाएगा, तब अगर OH आयन प्रोवाइड कर दें तो इन्हें हम क्या कहेंगे? आरहेनियस बेस है। अगर आरहेनियस बेस की एग्जांपल देखें तो हमें नजर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये OH आयन, जिसे हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। तो OH आयन का पानी में
आना या OH आयन की कंसंट्रेशन का पानी में इंक्रीज होना, ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आर्हेनियस बेस ये क्या कहलाएगा? आर्हेनियस बेस कहलाएगा। अगर आर्हेनियस बेस की डेफिनेशन देखें, इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो OH आयन ज्यादा हो रहे हैं कहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो जो चीज एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन प्रोवाइड करे वो क्या है? आर्हेनियस बेस है। इस कॉन्सेप्ट का क्या फायदा था हमें? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम इस कॉन्सेप्ट से सीख सकते थे या हमें नहीं मिली, या जिसके जरिए हम डिफरेंट टाइप्स के मेजरमेंट्स कर सकते थे? तो सबसे पहले ये है कि इस कॉन्सेप्ट से हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के लिए फाइंड करने में कामयाब हो गए। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं वो हीट जो चेंज होती है जब एक एसिड को एक बेस के साथ मिलाया जाएगा, या और मजीद इसको प्रिसाइज करें तो हम कहते हैं जब H आयन OH आयन से मिलता है तो जो हीट चेंज होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये किस कॉन्सेप्ट के जरिए हमें मिली? ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के जरिए हम तक पहुंची। इसके अलावा एक बहुत अहम फीचर है इसका, बहुत अहम एडवांटेज है इसका, वो क्या था? वो है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने हमें कुछ ऐसी मेजरमेंट्स प्रोवाइड की जिनके जरिए हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ की क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर सकते थे। ये बड़ी अहम चीज है कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन हो रही है, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन नहीं है ये। तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसी भी रिसर्च के अंदर बहुत अहम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इसने एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन हमें करने का एक तरीकाकार बताया कि किस तरीके से हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के हवाले से क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एसिड की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने कि एसिड को अगर एज अ कैटालिस्ट यूज करें तो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किस रिएक्शन के लिए कौन सा एसिड बेटर होगा, किस रिएक्शन के लिए किस एसिड को यूज करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो हैं ये भी हमें किस कॉन्सेप्ट से मिली थी? ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस से मिली थी। लेकिन इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ हमारे पास इसकी लिमिटेशंस भी हैं, और वो लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशंस है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए है, एक्वस मीडियम के लिए है। जैसे हमने एसिड की और बेस की डेफिनेशन की कि जो चीज एक्वस सॉल्यूशन में H आयन प्रोवाइड करे या जो चीज एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन प्रोवाइड करे, तो ये लिमिटाइज हो गई एक्वस सॉल्यूशन के इर्द गिर्द। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में इस कॉन्सेप्ट में कोई जिक्र नहीं है। अब वाटर ही तो एक सॉल्वेंट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं, तो उन सॉल्वेंट्स का इस कॉन्सेप्ट में कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट एक्वस सॉल्यूशन के इर्द गिर्द, पानी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसके मुताबिक HCl इज एसिड ओनली इन वाटर। जब पानी मौजूद होगा, पानी में ऐड करेंगे तो ही वो एसिड है, अदरवाइज वो एसिड ही नहीं है। इसके अलावा अगर देखें तो ये गैस फेज रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर सका ये कॉन्सेप्ट कि गैस में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वहां तो कोई सॉल्वेंट नहीं है, तो वहां पे वो रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, वो रिएक्शंस को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। बेस जो थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया OH आयन के साथ कि OH आयन जो चीज प्रोवाइड करेगी वही बेस है। तो OH आयन जिसके पास है वो बेस होगी, जिसके पास नहीं है वो बेस नहीं होगी। हालांकि कुछ ऐसी बेसिस भी हमारे पास मौजूद है जिसमें OH आयन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये इसके ड्रॉबैक में लिखते हैं, लिमिटेशन में लिखते हैं कि बेस को सिर्फ एक OH आयन के इर्द गिर्द मुहित कर दिया गया। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है कुछ ऐसे एसिड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका जो साल्ट फॉर्म में हमारे पास मौजूद थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें AlCl3 एसिडिक नेचर रखता है,
ऐसा साल्ट है जिसकी नेचर एसिडिक है, जो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। लेकिन ये क्यों एसिडिक बिहेवियर शो करता है ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका था। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो था ब्रॉन्स्टीड लोरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, या इसको लोरी ब्रॉन्स्टीड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसके मुताबिक क्या था, हर वो स्पीशी, हर वो चीज, हर वो शय जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करे, दे, वो एसिड होगी। जो चीज हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर दे, डोनेट कर दे, गिव अप कर दे, तो वो क्या कहलाएगी, एसिड। और हर वो चीज, हर वो शय जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर ले, उसे हम बेस कहते हैं। दोबारा सुने, हर वो चीज जो एच आयन दे, एसिड, और हर वो चीज जो एच आयन ले, एक्सेप्ट कर ले, वो बेस कहलाएगी। जैसे आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है, HCl का और अमोनिया का अगर रिएक्शन करवाया जाए तो HCl में से H आयन जो है वो NH3 के साथ अटैच होकर अमोनियम आयन बना देता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये HCl ने H आयन प्रोवाइड किया है, और जब H आयन इसने प्रोवाइड कर दिया तो ये जो जिस चीज ने H आयन दिया है, H आयन डोनेट किया है, वो एसिड हो गई। और जिस चीज ने H आयन एक्सेप्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो H आयन देने वाली स्पीशी एसिड और H आयन लेने वाली स्पीशी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एसिड और बेसिस की। ये ऐसी एग्जांपल है एसिड्स की जिन जो सारी की सारी ऐसी हैं जो H आयन देने की एबिलिटी रखती है। हर एक स्पीशी इसमें ऐसी है जो H आयन प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ पे बेसिस ऐसी हैं सारी की सारी जो H आयन एक्सेप्ट कर सकती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टीड लोरी कॉन्सेप्ट एसिड ऐसी चीज है जो H आयन दे और बेस ऐसी चीज है जो H आयन एक्सेप्ट कर ले। ब्रॉन्स्टीड लोरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हमें दो डेफिनेशंस को मद्देनजर रखना जरूरी है, वो है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं अगर कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, रिसीव कर ले, तो जो चीज रिसीव करने के बाद बनती है, जो केमिकल कंपाउंड रिसीव करने के बाद बनता है, उसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। जैसे NH3 ने HCl से H एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, और ये जो चीज प्रोडक्ट में बनी है H आयन एक्सेप्ट करने के बाद, उसको हम कह देते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस जब H आयन एक्सेप्ट कर लेती है तो जो चीज बनती है उसे कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा बेस के साथ कॉन्जुगेट एसिड अटैच होता है, उल्ट होता है, बेस के साथ कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब कॉन्जुगेट बेस क्या है? जब एक एसिड H आयन डोनेट कर देता है, एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है, तो बाकी जो हिस्सा लेफ्ट ओवर है, बाकी जो हिस्सा बच गया है, उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। जैसे HCl ने H आयन प्रोवाइड कर दिया और बाकी क्या बच गया, क्लोराइड आयन, उसी को हम क्या कह देंगे, कॉन्जुगेट बेस। एसिड के साथ हमेशा कॉन्जुगेट बेस एसोसिएट होगी। यहां पे एक और बात को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि जितना स्ट्रांग एसिड होगा उतनी वीक कॉन्जुगेट बेस होगी। ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। अगर स्ट्रांग एसिड है, वीक कॉन्जुगेट बेस है। वीक एसिड अगर हो तो स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस बनेगी। इसी तरह कॉन्जुगेट एसिड और बेस के साथ भी है कि अगर स्ट्रांग बेस हो तो वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, अगर वीक बेस हो तो स्ट्रांग कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये एक दूसरे के उल्ट इसी तरीके से चलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ लोरी ब्रॉन्स्टीड एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के ऊपर कि ये स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है। तो आइए देखते हैं कि जो एसिड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ को। तो जो बेसिस हैं
हम देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ को, तो बेस की स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कोई बेस कितनी आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है। जितनी आसानी से कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी उतनी ही हाई बेसिक होगी, उसकी बेसिसिटी हाई होगी, वो बहुत ज्यादा बेसिक होगी। वो वाली बेस जो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन रेडिली, आसानी से, तेजी से, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी? हाई होगी। इसके अपोजिट देखें तो जो बेस आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती उसको हम कहते हैं इसकी बेसिसिटी लो है। तो बेसिक स्ट्रेंथ एक्चुअल में डिपेंड कर रही है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन रेडिली और लेस रेडिली। अगर रेडिली एक्सेप्ट हो रही है हाई बेसिक, हाईली बेसिसिटी। अगर रेडिली एक्सेप्ट प्रोटॉन नहीं हो रहे तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? लो होगी। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड आयन जो है एक बेस है, ये एच आयन एक्सेप्ट करके HF बना सकता है। क्लोराइड आयन भी बेस है, ये एच आयन एक्सेप्ट करके HCl बना सकता है। तो फ्लोराइड आयन के पास एच आयन एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन ज्यादा तेजी से एच आयन एक्सेप्ट कर सकता है, ज्यादा रेडिली एच आयन एक्सेप्ट कर सकता है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। इसी वजह से हम कहते हैं फ्लोराइड आयन हैज ग्रेटर बेसिक पावर देन क्लोराइड आयन। किसकी बेस के ऊपर कहा? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, कि जो तेजी के साथ, जो रेडिली, जो आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। इसी तरह अगर एसिड की स्ट्रेंथ को डिस्कस किया जाए तो एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है लॉस ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। अगर कोई एसिड प्रोटॉन आसानी से निकाल देता है, तेजी से निकाल देता है, तो उसकी एसिडिटी हाई होगी। अगर कोई एसिड प्रोटॉन इतनी आसानी से लूज नहीं करता, इतनी आसानी से नहीं जाने देता, तो उसकी एसिडिटी लो होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब जैसे हमने बेस की स्ट्रेंथ फाइंड की, बेस की स्ट्रेंथ फाइंड करते हुए हमने देखा जो बेस आसानी से एच आयन एक्सेप्ट करेगी हाईली बेसिक, जो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी वो लो बेसिसिटी शो करेगी। इसी तरह एसिड की बात है, जो एसिड आसानी से प्रोटॉन दे देगा, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन ही ये है कि जो स्पीशी प्रोटॉन प्रोवाइड कर दे, डोनेट कर दे, उसको हम ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कहेंगे या सिंपल एसिड भी कहते हैं। तो जो जितनी आसानी से एच आयन प्रोवाइड कर देगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो आसानी से एच आयन प्रोवाइड नहीं करेगा वो इतना अच्छा एसिड नहीं होगा, उसकी एसिडिटी जरा लो होगी। फॉर एग्जाम्पल H2S आपको नजर आ रहा है, H2S एज कंपेयर टू H2O आसानी से एच आयन प्रोवाइड कर देता है। H2S में एच आयन प्रोवाइड करने की एबिलिटी एज कंपेयर टू H2O ज्यादा है। तो इट मींस कि H2S जो है वो ज्यादा एसिडिक है, H2O कम एसिडिक है। क्यों? क्योंकि हमने ये स्ट्रेंथ जो डिसाइड की है वो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन पे की है, कि जो जितनी ज्यादा जल्दी अवेलेबल कर देगा प्रोटॉन को, जितनी ज्यादा जल्दी प्रोवाइड कर देगा प्रोटॉन को, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इनमें देखेंगे तो H2S ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ये आसानी से एच आयन दे देता है H2O की निस्बत, तो इसी वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे? जैसे हमने डिस्कस किया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हम एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्वेंट के साथ साथ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स को भी डिस्कस करते हैं, और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स भी इस कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के जरिए, जैसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में गैस फेज रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, ये कॉन्सेप्ट जो है गैस फेज में होने वाले एसिड बेस के रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन करता है। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ने कुछ ऐसे बेसिस को रिकॉग्नाइज करवाया, क्लासिफाई किया, जिनको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो
बेस क्लासिफाई एज अ बेस क्लासिफाई नहीं कर सका था। है वो बेस थी, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो बेसिस नहीं थी। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो स्पीशीज जो है वो बेसिस हैं। एडवांटेजेस के साथ साथ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशंस भी थे। उन लिमिटेशंस में सबसे जो सीरियस लिमिटेशन था, सबसे अहम लिमिटेशन थी, वो कौन सी थी कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन इन नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स। इसने एक्वस और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स में तो एसिड और बेस के रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स में होने वाले रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया। प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स को कहते हैं जो प्रोटॉन रखते हों, और नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स को कहते हैं जो प्रोटॉन नहीं रखते। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो था लीवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। लीवस के मुताबिक हर वो चीज, लीवस ने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड कर दिया। आर्हेनियस ने एक्वस तक लिमिटाइज किया था, लोरी ब्रॉन्स्टेड ने एक्वस, गैस फेज और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स तक इसको मुहित किया, जबकि लीवस ने इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर दिया कि जो चीज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी वो बेस है और जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी वो एसिड है। हर वो चीज जो एक्सेप्ट करती है ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगी? लीवस एसिड। और हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी वो क्या कहलाएगी? लीवस बेस। जैसे एच आइन है, एच आइन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अमोनिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की सूरत में पड़े हुए हैं, तो ये अमोनिया अपने इस लोन पेयर को एच आइन को प्रोवाइड करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये क्या कहलाएगी? बेस। डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट अगर कर देता है तो फिर वो बेस होगी, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? एसिड होगा। और इसके नतीजे में एक अडक्ट प्रोडक्ट बनेगी। अडक्ट प्रोडक्ट कहते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट बिल्कुल एज इट इज मिल जाते हैं, कोई लॉस किसी चीज का नहीं होता, उसे हम अडक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। लीवस कॉन्सेप्ट ने एसिड्स को कुछ क्लासेस में क्लासिफाई किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एसिड को डिफाइन करते हुए कहा है हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले उसको हम लीवस एसिड का नाम देंगे। जैसे मेटल आइंस हैं, केटाइंस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसी वजह से ये भी लीवस एसिड्स कहलाएंगे। इसके अलावा हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि कुछ ऐसे साल्ट्स थे जो एसिडिक बिहेवियर शो करते थे, लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि क्यों ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। लीवस के कॉन्सेप्ट ने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम जो कि सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इट मींस इसके पास एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो ये एज अ एसिड वर्क करेगा। तो AlCl3 यहाँ पे क्या है? एज अ एसिड। तो ये ऐसे कंपाउंड की एग्जांपल है जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे एटम्स जिनका डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट हो या पार्शली फिल्ड हो, कुछ जगह खाली हो, तो वो भी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में रिजाइड करवा सकते हैं, डी ऑर्बिटल में आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा किसी भी तरीके से करे, वो केटाइन हो, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो, या वो वेकेंट डी ऑर्बिटल रखता हो, वो एसिड ही होगा। इसके अलावा कुछ मल्टीपल बॉन्ड रखने वाली स्पीशी, ऐसी स्पीशी जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिसिमिलर एटम्स के दरमियान यानी कि मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान होता है, ऐसी स्पीशीज भी लीवस एसिड के तौर पे काम करती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके साथ अगर किसी
और कंपोनेंट को जो कि बेस के तौर पे काम कर रहा है उसको अटैच करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, दोनों ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करके उस आने वाली स्पीशी को एक्सेप्ट कर लेती है। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है, तो इस वजह से ये भी लीवस एसिड के तौर पे काम करेगी। अब अगर देखें कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ लीवस कॉन्सेप्ट में, तो एडवांटेजेस पहले डिस्कस करते हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले बताया कि ये कॉन्सेप्ट जो है वेरी जनरल है, ये चीज़ों को जनरलाइज ज़्यादा करता है, ये काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेता है। इसके अलावा आर्हेनियस ने एक्वा सॉल्यूशन को डिस्कस किया, ब्रांस्टरी-लोरी ने प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स को डिस्कस किया और एक्वस को भी साथ डिस्कस किया। उसके बाद जो नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स थे वो लीवस कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सप्लेन हुए। इनमें होने वाले रिएक्शंस को किस कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन किया? लीवस कॉन्सेप्ट ने। इसके अलावा मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये चीजें किसने एक्सप्लेन की? लीवस कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन की। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी थी, जैसे ये एसिड और बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिटरमिन नहीं कर सका, हमें बता नहीं सका कि किस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ये कैटेगराइज नहीं कर सका एसिड एंड बेसिस को ऑन देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसके अलावा कन्वेंशनल प्रोटॉनिक एसिड, जैसे प्रोटॉनिक एसिड कहते हैं जो प्रोटॉन रखने वाले एसिड होते हैं, उनको भी ये कॉन्सेप्ट कवर नहीं कर सका कि ये किस तरह से एसिड है, क्योंकि इसके मुताबिक हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है। तो HCl किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये कैसे एसिड है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। और अगर प्रोटॉनिक एसिड जो कन्वेंशनली प्रोटॉनिक एसिड थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो उनके जरिए होने वाली कैटालिसिस जो है उसको भी ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका कि प्रोटॉनिक एसिड जो है वो कैटालिसिस किस तरह से रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं। तो ये भी चीज लीवस कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस। तो लीवस ने जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें एसिड की स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं आ रही थी, वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस नहीं हमें बता पा रहा था। रिएक्शन काइनेटिक्स, काफी सारे ऐसे एसिड बेस्ड रिएक्शन थे जिनके रिएक्शन काइनेटिक्स हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे बाय यूजिंग लीवस कॉन्सेप्ट। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर नेक्स्ट जो इंप्रूवमेंट्स आई वो क्या थी? कुछ साइंटिस्ट ने 1958 में मेटल आयंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक क्लास ए और एक क्लास बी। बेसिक कॉन्सेप्ट लीवस वाला ही रहेगा, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, जो डोनेट करेगा वो बेस होगी। लेकिन जो ड्रॉबैक्स थे लीवस कॉन्सेप्ट के, उनको कम करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए नए से नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। अब यहाँ पे भी मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगराइज किया गया क्लास ए और क्लास बी में, वो क्या थी कि मेटल आयंस विच फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद लाइटर लिगेंड्स, मेटल आयंस विच फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद हैवियर लिगेंड्स। तो दो किस्म की मेटल आयंस हमें नजर आई। एक ऐसी थी जो कम वेट वाले लिगेंड्स के साथ फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन जैसे लिगेंड्स के साथ जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना रही थी, और कुछ ऐसी मेटल्स थी जो हैवियर लिगेंड्स, सल्फर, फास्फोरस, इन जैसे लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट मजीद मॉडिफाई हुआ 1963 में पियरसन के जरिए। जब पियरसन ने इसको स्टडी किया, एक्सप्लेन किया, तो इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। तो इस कॉन्सेप्ट ने एसिड और बेसिस को दो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये काम लीवस कॉन्सेप्ट नहीं कर सका था। लीवस कॉन्सेप्ट ने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, इसको लीवस कॉन्सेप्ट कम एक्सप्लेन नहीं कर सका। यहाँ पे बेस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एसिड को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर बात करें सॉफ्ट बेस की, तो सॉफ्ट बेस एक ऐसी स्पीशी है, बेस होगी तो डोनेट ही करेगी इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन
कैसी स्पीशी है? जो हाईली पोलराइजेबल है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, क्योंकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि उसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी कम है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना आसान है, इस वजह से उसको पोलराइज करना आसान है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है वो हाईली पोलराइजेबल है। अब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है, तो इट मीन्स वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको ऑक्सीडाइज करना भी आसान है। ऐसी सॉफ्ट बेसिस जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और इनके लो लाइंग लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। इसके बरक्स अगर हार्ड बेस को देखेंगे तो इसके उल्ट होगा सारे का सारा कि इनकी पोलराइजेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इनको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, हार्ड टू ऑक्सीडाइज है। और इनके जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाई एनर्जी वाले एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके बाद अगर एसिड की बात की जाए तो एसिड भी दो कैटेगरीज रखता है, जैसे सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड एसिड। तो सॉफ्ट एसिड वो एसिड्स हैं जिनका साइज लार्ज है, जिनका साइज लार्ज होगा वो सॉफ्ट एसिड्स होंगे। जिनके ऊपर लो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सॉफ्ट एसिड्स होंगे। और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइट करवाए जा सकते हैं। उसकी वजह क्या है? साइज लार्ज है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की पकड़ से दूर है, इस वजह से उनको एक्साइट करवाना आसान है। इसके बरक्स देखेंगे हार्ड एसिड ऐसी स्पीशीज हैं जो स्मॉल साइज की होती हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाई होता है और इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि इनका साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ में है, न्यूक्लियस से दूर लेके जाना इतना आसान नहीं होगा। ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हार्ड एसिड और हार्ड बेस की, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस की। तो इन एग्जांपल के बाद हम डिस्कस करते हैं एक बड़ी अहम चीज को जिसे हम सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस प्रिंसिपल कहते हैं, शैब प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को पियरसन प्रिंसिपल का भी नाम दिया जाता है। इस प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है, जैसे एसिड क्या है, बेस क्या है, ये लीवस कॉन्सेप्ट से हमें पता चल गया था। शैब कॉन्सेप्ट ने क्या किया, एसिड को और बेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमें पता चल गया कि कौन से ज्यादा एसिडिक है, कौन से कम एसिडिक है। तो जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं और सॉफ्ट बेसिस होती हैं वो वीक बेसिस होती हैं, और हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेसिस होती हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या था, ये तो बताने का मकसद है कि ये जस्ट अभी तक इस कॉन्सेप्ट ने कैटेगराइज किया है एसिड्स और बेसिस को। अभी जो मेजर इसका वर्क है वो ये है कि हार्ड एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेसिस। हार्ड जो है वो कोशिश करेगा हार्ड बेस के साथ मिलने की, सॉफ्ट एसिड कोशिश करेगा सॉफ्ट बेस के साथ मिलने की। अब अगर एक कम्प्लेक्स ए और बी यानी कि एसिड और बेस का एक कम्प्लेक्स बन रहा है तो ये स्टेबल ही होगा, चाहे हार्ड एसिड है या सॉफ्ट एसिड है, हार्ड बेस है या सॉफ्ट बेस है, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये हार्ड है ये भी हार्ड है तो स्टेबल है, अगर ए सॉफ्ट है बी भी सॉफ्ट है तो ये भी स्टेबल होगा। स्टेबल कब नहीं होगा? जब ए हार्ड हो बी सॉफ्ट हो या ए सॉफ्ट हो बी हार्ड हो, तो इस सूरत में ये स्टेबल नहीं होगा। तो यही बात लिखी हुई है, ए और बी कम्प्लेक्स जो बनाएंगे विल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रिंसिपल विल बी द मोस्ट स्टेबल होंगे, चाहे ए और बी हार्ड हो चाहे ए और बी सॉफ्ट हो, लेकिन सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे हार्ड और सॉफ्ट होंगे तो फिर ये स्टेबल नहीं होगा। तो शैब कॉन्सेप्ट के कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया। कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन कि ये स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, जैसे सिल्वर आयोडाइड इज स्टेबल एंड सिल्वर फ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी वजह क्या है? हमें पता है कि सिल्वर जो है वो सॉफ्ट एसिड है और आयोडाइड आयन सॉफ्ट बेस है। सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ जो कम्प्लेक्स बनेगा
वो स्टेबल होगा। यहाँ पे देखें कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट एसिड है और फ्लोराइड आयन हार्ड बेस है, तो सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है हार्ड के साथ, तो ये जो है वो स्टेबल नहीं होगा। और ये देखिए स्टेबिलिटी इतनी कम है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिल्वर आयोडाइड एग्जिस्ट करता है जबकि सिल्वर फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमें कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करता है। इसके बाद हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप कॉन्सेप्ट। यहां पे अगर H और F को और HI को कंपेयर किया जाए, H का साइज स्मॉल है, F का साइज स्मॉल है, दोनों हार्ड एसिड एंड बेसिस हैं। हार्ड एसिड एंड बेसिस का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल है तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो एसिड हमने कहा, अच्छा एसिड क्या है जो आसानी से H आयन प्रोवाइड कर दे, वो अच्छा एसिड है। तो ये आसानी से H आयन प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल कंपोनेंट है। अब दूसरी तरफ H और I की बात करें तो H और I में हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है, आयोडीन का साइज वेरी लार्ज है। ये हार्ड एसिड के तौर पे काम कर रहा है H आयन, और ये सॉफ्ट बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो जब ये हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस है तो इनके दरमियान कॉम्बिनेशन जो होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। इनको तोड़ना, इनको डिसोसिएट करना आसान है। जब डिसोसिएट करना आसान होगा तो इट मीन्स ये आसानी से H आयन प्रोवाइड कर देगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। तो HI सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर HBr, फिर HCl, और सबसे वीक एसिड जो है वो HF है। इसके अलावा शेप कॉन्सेप्ट जो है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शन की स्पीड के बारे में प्रिडिक्शन देता है कि रिएक्शन की स्पीड कैसी होगी जब ये एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाया जाएगा। फिर डेल्टा H का जो साइन होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस चीज की प्रिडिक्शन शेप कॉन्सेप्ट से मिलती है। चॉइस ऑफ कैटालिस्ट बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं शेप कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि इस रिएक्शन के लिए हमें कौन सा कैटालिस्ट यूज करना है, कौन सा कैटालिस्ट यहाँ पे वर्क करेगा। कैटालिस्ट पॉइजनिंग मींस कैटालिस्ट को भी मजीद एक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ों को पॉइजन किया जाता है, कुछ चीज़ों को थोड़ी मिकदार में ऐड किया जाता है। तो किन चीज़ों की पॉइजनिंग करनी है कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ये भी हमें शेप कॉन्सेप्ट से क्लियरली पता चल जाता है। तो ये था जी आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।